तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन की चौथी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। योग दर्शन के समाधि पाद के चौथे सूत्र की आज हम सभी चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि चौथा सूत्र क्या कहता है। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जाना है योग दर्शन के पहले अध्याय के पहले सूत्र को, दूसरे सूत्र को और तीसरे सूत्र को, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है अथ योग अनुशासनम, जो पहला सूत्र है। दूसरा आपने पढ़ा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, और तीसरा सूत्र तदा दृष्टु स्वरूपावस्थानम। यहाँ तक कि हम लोगों की यात्रा पूरी हो चुकी है और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने समझ लिया है सहज रूप में। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो चौथा सूत्र है पहले अध्याय का। चौथे सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इत रत्र। यहां पर ये किस लिए ये सूत्र लिखा गया है, इसको और भी विस्तृत रूप में खोलते हैं और इसको समझते हैं। जब आपने तीसरा सूत्र पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, ये लाइन थी तीसरे सूत्र की। और इसमें हमने आपसे कहा था कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। दृष्टा कौन? आत्म तत्व। आत्म तत्व अपने ही स्वरूप में स्थिर हो जाता है। तो इसी से एक प्रश्न बनता है कि इससे पहले जब योग घटित नहीं हुआ था तब यह जो आत्म तत्व है, जो दृष्टा है, वो किस रूप में था। इसको चौथे सूत्र में कहते हैं कि वृत्ति सारूप्यम इत रत्र। तो इसकी बात करते हैं कि वृत्ति सारूप्य इत रत्र, ये बात क्लियर कर देते हैं महर्षि पतंजलि। जो दृष्टा था वो पहले से भी था, तो पहले के स्वरूप में कैसा था, ये प्रश्न बनता है। तो उसका उत्तर देते हैं कि वृत्ति सारूप्य इत रत्र, यानी जो पहले से जो दृष्टा था वो वृत्तियों के अधीन था। जैसी जिसकी वृत्ति थी वैसा उसका स्वरूप था, वैसा उसका आकार था। जो वृत्ति थी, चाहे वो सात्विक वृत्ति हो, राजसिक वृत्ति हो या फिर तामसिक वृत्ति हो, जैसा जिसकी वृत्ति वैसा उसका स्वरूप। तो वो वृत्ति के अधीन था। मतलब ऐसा ये नहीं है, अब यहां पर ये थोड़ा सा आपको विरोधात्मक लगेगा कि दृष्टा है भी, आत्म तत्व है भी और नहीं भी है। क्योंकि आत्म तत्व है लेकिन वो उसका भान नहीं हो पा रहा है। किसके कारण से? वृत्तियों के कारण से। अब वृत्तियां जैसे जैसे शांत होने लगती हैं, आप जो आपका मूल रूप है, जो आपका सत्व रूप है, आत्म रूप है, उसमें आप स्थापित हो जाते हैं। उसका आपको भान हो जाता है, उसको आप जान पाते हैं। इसको एक लौकिक उदाहरण के तौर पर समझते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एक पानी से भरी हुई बाल्टी हो और उसमें आप अपना प्रतिबिंब देखें, प्रकाश के स्पर्श में आप अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो पूरा चेहरा जैसा कि आप हैं, जैसा आकार है, जैसी मोटाई है, जैसी गोलाई है, या फिर जिस प्रकार का आपका आकार है वैसा यथावत दिखता है। उसे आप देख पाते हैं। आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो उसमें मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। आप क्रोधित होते हैं तो उसमें क्रोध की अवस्था में आपको नजर आता है। लेकिन वो जब शांत जल है तब तक आपको सेम टू सेम आपको आकार दिखता है, प्रकृति दिखती है। लेकिन उसी जल में अगर लहरें हों, उसी जल जब अशांत वो जल हो, फिर आप चेहरे को देखेंगे तो आपको विकृत चेहरा दिखेगा। कभी आपको इधर टेढ़ा दिखेगा, कभी मेढ़ा दिखेगा, कभी आपको और भी आकृतियां दिख सकती हैं। क्यों? ये परिवर्तन कैसे आया? आपका चेहरे में तो कोई परिवर्तन नहीं है, चेहरा पहले जैसे था वैसा ही है। लेकिन अब इसमें परिवर्तन कैसे आ गया है? वृत्तियों के कारण, लहरों के कारण, हलचल के कारण, विषय के कारण। जो उसमें लहरें उत्पन्न हुई, जो उसमें द्वंद्व उत्पन्न हुआ, उसी के कारण ये विकृति
जो आपको दिख रही है, जो प्रतीत हो रही है, वो विकृति केवल और केवल वृत्तियों के कारण ही है। ये एक लौकिक उदाहरण के तौर पर हम लोग इसे सहजता से समझ सकते हैं। इसी तरह से आत्म तत्व तो पहले से ही है, व्यवस्थित है, शांत है, अपनी अवस्था में है, लेकिन वृत्तियों के कारण जैसे जैसे वृत्ति होगी वैसे वैसे वह अपने स्वरूप को धारण कर लेता है। आपकी वृत्ति, जैसे कि हमने पहले भी बताया, तामसिक है तो उसका स्वरूप धारण कर लेता है, उसका अनुभव करता है, उसका आपको अनुभव कराता है, उसको सीखता है, जानता है। फिर राजसिक वृत्ति होगी तो उस प्रकार की कार्यों को करता है, चंचलता आती है, आप में स्थिरता नहीं रहती, आप किसी भी कार्य को करने लगते हैं, कभी भी करने लगते हैं, धैर्य नहीं रह जाता। फिर आपकी सत्व गुण आता है तो आप में प्रकाश आता है, ज्ञान आता है, आप में श्रेष्ठता का उदय होने लगता है। तो इस तरह से आपके सत, रज और तम जिस प्रकार की वृत्तियां आप में हैं, उस तरह की आपका आत्म तत्व फिर उसी का अनुसरण करने लगता है। ऐसा नहीं है कि जब समाधि की अवस्था में होंगे तभी दृष्टा अपने स्वरूप में होगा। दृष्टा अपने स्वरूप में पहले से स्थापित है, वो अपने मूल प्रकृति में ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे वृत्तियां आएंगी उसी का वह पालन करता है। जैसे जब आप समाधिस्थ होते हैं, समाधि की अवस्था में होते हैं, ध्यान की पीक अवस्था में जाते हैं, महर्षि पतंजलि इस रहस्य को भी खोलेंगे कि समाधि की अवस्था में कैसे जाएंगे, ध्यान के बाद समाधि की अवस्था कैसे आएगी। वो अष्टांग योग में भी इसका वर्णन मिलेगा। तो जब ध्यान की अवस्था में होंगे, चाहे वो संप्रज्ञात समाधि हो या असंप्रज्ञात समाधि हो, किसी भी अवस्था में आपको वो अवस्था जब आपकी मूल की होगी, जब आप समाधि होंगे, तब आत्म तत्व का एकाकार तो हो रहा होगा। लेकिन यहां पर जब जैसे कि व्यक्ति हमेशा समाधि में तो नहीं रहेगा, अगर समाधि से जैसे उठता है, चलता है, फिरता है, खाना खाता है या फिर और भी जो भी गतिविधियां करता है, तो पुनः से उस स्वरूप से दूसरे स्वरूप में आ जाता है, क्योंकि उसकी वृत्ति है। अगर बिल्कुल ही उस रजस को कम कर दिया जाएगा, तमस को कम कर दिया जाए, तो उसकी क्रियाशीलता ही बंद हो जाएगी। वो तब तक है जब वो समाधिस्थ है, जब वो उस अवस्था में है, तब वो दृष्टा के रूप में है। अब यहां पर और भी इसको अगर इस सूत्र को खोलें तो दो रूपों में देखा जाता है। यहां पर दृष्टा से मतलब एक तो आत्म तत्व से है, जिसे आगे महर्षि पतंजलि अपने सूत्रों में खोलेंगे, जिसे संप्रज्ञात समाधि के नाम से जानते हैं, जहां पर आत्म तत्व में स्थिर होता है, जहां पर वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, वृत्तियां आपकी जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में होती हैं, संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत। फिर दूसरा इसका अर्थ होगा परमात्मा से है, परमात्मा में ही लीन हो जाता है, परमात्मा का ही अनुभव करता है और उसी का अनुभव करने लगता है। ये आपका दूसरा अर्थ होगा। तो यहां पर दृष्टा पहला आत्म तत्व और दूसरा परमात्मा। तो परमात्मा को जब होगा तो वो असंप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग आगे के सूत्रों में समझेंगे डिटेल में कि संप्रज्ञात समाधि किसे कहते हैं या असंप्रज्ञात समाधि किसे कहते हैं। तो इसको समझेंगे, जानेंगे और इसको अपने जीवन में सहजता से अपनाने की कोशिश करेंगे। तो इस चौथे सूत्र में जो मूल रूप से था कि वृत्ति सारूप्यम मित रत्र, जो वृत्तियां हैं उसी के अनुरूप हो जाता है, वृत्ति के सारूप्य हो जाता है। जो आत्म तत्व है वो जैसी जैसी वृत्तियां वैसा वैसा आत्म तत्व, वैसा वैसा उसका स्वरूप, वैसा वैसा उसका आकार। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आपने समझा पानी के उदाहरण से, वैसा ही तो आत्म तत्व पहले से विद्यमान है और वो अपने मूल प्रकृति में ही है, लेकिन जैसे जैसे वृत्तियां आएंगी उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। योग दर्शन के इस पहले अध्याय के पहले पाद के चौथे सूत्र को बहुत ही सहजता से आपने समझा, और क्योंकि बहुत ही फॉर्मूला के फॉर्म में है, सूत्र के फॉर्म में है ये, तो और इसको गहनतम से समझने के लिए ये सहज विधि है कि आप उसे व्यवहारिक रूप में समझें और उसको अपनाने की कोशिश करें। आज के इस योगिक कक्षा में
इतना ही आगे की कक्षाओं में और भी एक ही सूत्र को लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको ग्रहण करना है ताकि वो इजिली पाचन कर सकें, उसका मनन कर सकें, चिंतन कर सकें। जैसे कि आज आपने इस चौथे सूत्र के बारे में सुना है, समझा है, इसको जाना है, तो इसको मनन करना है, चिंतन करना है और देखना है कि ये जीवन के लिए कितना सार्थक है और कितना सार्थक परिणाम ला सकता है। आज की योगिक कक्षा का यही समापन करेंगे। अन्य कक्षाओं में, आगे की कक्षाओं में अन्य सूत्रों को देखेंगे, उसको जानेंगे। आइए प्रणव ध्वनि करते हैं।